हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैथोलॉजी का फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल इंजरी। ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक है सेल इंजरी। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप पैथोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको नॉर्मल सेल आना चाहिए। यदि आपको नॉर्मल सेल अच्छी तरीके से आती है, नॉर्मल सेल अच्छी तरीके से आती है, जो मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं आप देख सकते हैं, उसमें वो प्रॉपर कंप्लीट जो नॉलेज है मैंने सेल में दिया हुआ है। यदि आपको वो सेल अच्छे से आती है, वो जो आपको सेल है प्रॉपर नॉर्मल सेल यदि आपको अच्छे से आती है, तो आपको पैथोलॉजी को समझने में, पैथोलॉजी की स्टडी करने में, सेल इंजरी को समझने में बहुत आसानी होगी। सेल इंजरी को यदि मुझे समझना है, सेल इंजरी को समझने के लिए, सेल के एबनॉर्मल फंक्शन को समझने के लिए पहले मुझे नॉर्मल आना चाहिए, और नॉर्मल जानने के लिए पहले आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ सेल देखनी पड़ेगी। जो मेरे पुराने वीडियोस हैं लेक्चर्स के, वो आप देख सकते हैं। यदि वो देखने के बाद अब ये स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कभी भी आप पैथोलॉजी स्टार्ट करें तो नॉर्मल सेल आपको आना चाहिए। नॉर्मल सेल आ गई तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है ना। ठीक है, हम देखते हैं सेल इंजरी। जो सेल इंजरी है एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या होता है? सेल डैमेज। सेल इंजरी दैट मीन्स सेल डैमेज। सेल इंजरी मीन्स सेल डैमेज। यदि सेल इंजरी बोल रहा हूँ दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ? सेल कैसी हो रही है? डैमेज हो रही है। ठीक है ना। जितनी भी आप सेल इंजरी पढ़ेंगे यहाँ पर, ये पूरी की पूरी सेल इंजरी मेरे ह्यूमन बॉडी के एवरी सेल पे अप्लाई होती है। हर सेल में सेल इंजरी हो सकती है, हर सेल में सेल डैमेज होता है। बिना सेल इंजरी, बिना सेल डैमेज के कोई भी डिजीज नहीं होती है। मतलब कोई भी सेल इंजरी होना, कोई भी सेल का एबनॉर्मल फंक्शन होना, कोई भी सेल का डैमेज होना, वही मेरी बॉडी में क्या होता है? डिजीज प्रोड्यूस करता है। और यदि हम एक इंडिविजुअल सेल में या हम सेल इंजरी की प्रॉपर स्टडी कर लेंगे तो इस पूरी सेल इंजरी को हम बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू एंड डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में सेल पे अप्लाई कर लेंगे, और जो मुझे हेल्प करेगी उसकी पैथोलॉजी को रीड करने में, उसकी डिजीज कंडीशन को रीड करने में, साथ में डिजीज को डायग्नोसिस करने में, डिजीज के नेचर को जानने में, ये सब मुझे हेल्प करेगी। तो सेल इंजरी जो है ये बॉडी के हर सेल में हो सकती है। यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो हर टिश्यू में हो सकती है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। जो सेल इंजरी है वो एग्जैक्टली दो टाइप की होती है, आपको याद रखना है। दो टाइप की सिर्फ सेल इंजरी होती है ह्यूमन बॉडी में। सिर्फ दो टाइप का सेल इंजरी होता है। एक होता है रिवर्सिबल रिवर्सिबल सेल इंजरी, और दूसरा है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरा है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है, नाम से आपको मालूम चल रहा होगा, ऐसी सेल, ये एक हेल्दी सेल है, हेल्दी सेल पे किसी ने अटैक किया, किसी पॉजिटिव ऑर्गन पॉजिटिव फैक्टर ने अटैक किया। अटैक करने के बाद क्या किया? इस पे अटैक किया और सेल इंजरी प्रोड्यूस किया। ठीक है ना। और उस सेल इंजरी जो प्रोड्यूस हुई है, उस सेल इंजरी को मैंने ट्रीटमेंट के द्वारा या सेल इंजरी प्रोड्यूस करने वाले फैक्टर को ट्रीटमेंट के द्वारा मैंने क्या कर दिया? किल कर दिया। ठीक है ना। और ट्रीटमेंट के द्वारा किल करने के बाद, पॉजिटिव फैक्टर किल कर दिया मैंने ट्रीटमेंट के द्वारा, यदि उसके बाद ठीक है ना, ये सेल अगेन नॉर्मल फंक्शन करने लगती है, अगेन नॉर्मल फंक्शन करने लगती है, तो इस सेल में जो एबनॉर्मल फंक्शन हुए थे और एबनॉर्मल फंक्शन प्रोड्यूस करने वाले को मैंने ट्रीटमेंट के द्वारा क्या कर दिया? किल कर दिया या रिमूव कर दिया। और उसके बाद यदि ये सेल नॉर्मल फंक्शन करने लगती है तो
इस टाइप का जो चेंज मुझे मिलता है दैट मीन्स रिवर्सिबल चेंज। ठीक है ना। कोई ऐसी सेल जिसमें एबनॉर्मल फंक्शन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है ना, किसी कारण से, और उस एबनॉर्मल फंक्शन को प्रोड्यूस करने वाला जो कारण है, यदि मैंने उसको रिमूव कर दिया ट्रीटमेंट के द्वारा, और उसके बाद वो सेल यदि फिर से नॉर्मल फंक्शन करने लगती है, तो उस सेल में जो चेंज हुआ था दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। फिर एक बार हम देखते हैं, एक हेल्दी सेल जिसके ऊपर कोई ऐसा फैक्टर आता है और उसमें एबनो वो सेल क्या करती है, उस फैक्टर के कारण उसमें एबनॉर्मल फंक्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन यदि मैं उस एबनॉर्मल फंक्शन करने वाले फैक्टर को रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद ये जो एबनॉर्मल फंक्शनिंग सेल है अगेन नॉर्मल फंक्शन करने लगती है, तो इस सेल के एबनॉर्मल से नॉर्मल की ओर जाना दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल। पहले हेल्दी थी, फिर एबनॉर्मल हुई, फिर हेल्दी हो गई, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इस टाइप की जो सेल इंजरी होगी वो कैसी होगी, रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। दूसरी बात करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल जो सेल इंजरी है इसमें क्या होता है कि कोई सेल है, वही सेल है, उस पर क्या है, पॉजिटिव फैक्टर्स ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद उसने क्या कर दिया, सेल इंजरी कर दिया या सेल डैमेज कर दिया। और सेल डैमेज कर दिया और मैंने क्या किया, ट्रीटमेंट के द्वारा क्या किया, इस सेल जो पॉजिटिव फैक्टर्स है उसे मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है ना। और रिमूव कर दिया या मेरी बॉडी भी उसे रिमूव करने की कोशिश करती है, मेरी बॉडी में भी क्या होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है ना। और यदि उसे रिमूव कर दिया और उसके बाद ये सेल जिसपे जो सेल डैमेज हुई थी वो सेल इसे रिमूव करने के बाद भी ये सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है, जो सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है। ठीक है ना। या उस पॉजिटिव फैक्टर को किल करने में यदि हमें टाइम हो गया और वो सेल परमानेंटली कैसी हो गई, डेड हो गई, मतलब ऐसी कंडीशन में नहीं है कि जो वो नॉर्मल फंक्शन कर सके, तो ऐसी सेल जो अगेन सेल इंजरी के बाद, सेल डैमेज के बाद फिर से नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती है, तो उस सेल में जो सेल इंजरी हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलेंगे। ऐसी सेल जिसमें इंजरी के बाद वो फिर से नॉर्मल फंक्शन कर जाती है, उस सेल में जो इंजरी हुई है वो कौन सी है, रिवर्सिबल है। ऐसी सेल जिसमें सेल डैमेज या सेल इंजरी हुई है और वो फिर से नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती है किसी भी कारण से, हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यदि वो सेल नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल सेल इंजरी बोलेंगे। ठीक है ना, आ रहा समझ में। आगे देखते हैं इटियोलॉजी। आगे हम जो देखने वाले हैं इटियोलॉजी, मतलब जो कॉज है सेल इंजरी के, चाहे वो रिवर्सिबल के हों चाहे वो इरिवर्सिबल के हों, दोनों के लिए कॉमन कॉज, मतलब एक ही कॉज जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर, ये जो कॉज देखेंगे, ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स हम देखेंगे, एक्वायर्ड एंड जेनेटिक, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिवर्सिबल के लिए भी, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इरिवर्सिबल के लिए, सेल इंजरी भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्चुअली में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो होता है टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर यदि हमने सेल के डैमेज को रोक लिया, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर यदि मैंने कोई सेल के डैमेज को रोक लिया, तो वो सेल अगेन नॉर्मल फंक्शन करने लग सकती है, तो रिवर्सिबल हो गया। और वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर यदि मैं सेल के डैमेज को नहीं रोक पाता हूँ, तो वो सेल क्या होगी, अपनी नॉर्मल फंक्शन को नहीं कर पाएगी। नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। तो इन दोनों इंजरी को कॉज करने के लिए एक ही, मतलब जो कॉमन फैक्टर्स ही हैं, लेकिन इन फैक्टर की जो प्रेजेंस है वो डिपेंड करती है टाइम। मैंने आपको बताया एक प्रॉपर टाइम तक, एक लिमिटेशन तक रहेगा तो रिवर्सिबल हो जाएगा,
उस लिमिटेशन को क्रॉस कर गया यही वाले फैक्टर एक लिमिटेड टाइम तक रहेंगे, तो उसमें हम रिवर्सिबल सेल इंजरी लिख सकते हैं। लेकिन यदि यही फैक्टर, उसमें जो लिमिट है टाइम की, वो हम आगे देखेंगे, यदि उसके बाद तक या उस कंडीशन के बाद तक वो फैक्टर वहां रहता है और सेल को लगातार डैमेज करता है, तो वो क्या कर सकते, यही वाले फैक्टर किसके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के लिए, और यही फैक्टर किससे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्वायर्ड कॉजेस। फर्स्ट हम देखते हैं एक्वायर्ड कॉजेस। मतलब जितने भी मैं कॉजेस बताऊंगा आपको, एक्वायर्ड और जेनेटिक, दोनों को आप रिवर्सिबल में और दोनों को आप इरिवर्सिबल में लिख सकते हैं, लेकिन दोनों की जो पैथोजेनेसिस होती है वो अलग अलग होती है, जो हम देखेंगे। ठीक है ना। लेकिन करंट दोनों के सेम ही हो सकते हैं। ठीक है ना। पहला जो एक्वायर्ड के लिए हम पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है सेल इंजरी का, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, मैं सेल इंजरी वर्ड बोलूंगा। तो सेल इंजरी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है, वो होता है हाइपॉक्सिया। आपको याद होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है, हाइपॉक्सिया एंड इस्चेमिया। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है हाइपॉक्सिया एंड इस्चेमिया। ये बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपॉक्सिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्चेमिया। तो हाइपॉक्सिया एंड इस्चेमिया ये अपन देखेंगे। ठीक है ना, पहला कॉज। दूसरा जो होता है माइक्रोबियल एजेंट्स, फिर तीसरा जो होता है फिजिकल एजेंट्स, फोर्थ जो होता है केमिकल एजेंट्स, फिफ्थ जो होता है इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन। कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है ना। छठवा जो होता है न्यूट्रिशनल डी अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो हाइपॉक्सिया हो गया, माइक्रोबियल एजेंट हो गए, फिजिकल एजेंट्स हो गए, केमिकल एजेंट्स हो गए, इम्यूनोलॉजिकल कंडीशन हो गई, न्यूट्रिशनल रीअरेंजमेंट हो गया, एंड सेवन देखने हम लोग साइकोलॉजिकल कंडीशन। कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन जो होती हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं सेल इंजरी के लिए, सेल डैमेज के लिए। तो ये बेसिक 7 फैक्टर्स होते हैं, 7 कॉजेज होते हैं, और बहुत सारे कॉज हैं। आप देख सकते हैं 8वां एजिंग, ठीक है ना। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज होता है वो होता है हाइपॉक्सिया एंड, एग्जैक्टली हम बोलेंगे हाइपॉक्सिया जो है सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है। लेकिन हम यदि एक्वायर्ड कॉजेज की बात करेंगे तो ये टोटल 8 हैं, बुक्स में और भी दिए होंगे, लेकिन आप यदि इतने आपको पता है तो जो एक्स्ट्रा भी दिए हैं वो इनसे ही कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेट कर सकते हैं आप, इनसे ही कहीं आते हैं, लेकिन ये आपको बेसिक आने चाहिए। ठीक है ना। टोटल इतने फैक्टर्स हैं, एक्वायर्ड फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के लिए एज वेल एज इरिवर्सिबल सेल इंजरी के लिए, दोनों के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन इंडिविजुअल फैक्टर्स को हम इंडिविजुअली डिटेल स्टडी करेंगे, आगे हम देखते हैं। तो हम आगे देखते हैं सेल इंजरी में। सेल इंजरी के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होते हैं, तो बता चुका हूँ मैंने आपको। एक होता है एक्वायर्ड कॉज और एक होता है जेनेटिक कॉज। लेकिन जो एक्वायर्ड कॉज हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बहुत सारे एक्वायर्ड कॉजेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, सेल इंजरी प्रोड्यूस करने के लिए। और वो जो एक्वायर्ड कॉजेज हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है। उसमें जो
हर जो एक्वायर्ड कॉजेज हैं, अब हम उन्हें क्या करते हैं डिटेल में देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो एक्वायर्ड कॉज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्वायर्ड कॉज है वो है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज है सेल इंजरी का, वो है हाइपॉक्सिया। लेकिन इस हाइपॉक्सिया या फर्स्ट एक्वायर्ड कॉज को देखने से पहले हम कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अभी हमें सेल इंजरी में मिलेंगी, उस बारे में हमें एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए। यदि मैं वो वर्ड बोलूँगा तो आपको वो समझ जाना है कि मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपॉक्स। हाइपॉक्सिया एग्जैक्टली क्या होता है। यदि मैं हाइपॉक्सिया वर्ड बोल रहा हूँ तो इससे आप क्या समझते हैं। यदि मैं हाइपॉक्सिया वर्ड बोल रहा हूँ, दैट मीन्स डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। टिश्यू सेल, सेल में या टिश्यू में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कैसा हो गया है, हमें कम मिल रहा है। यदि ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को कम मिल रही है, या टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर, हर इंडिविजुअल सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, दैट मीन्स क्या है, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है कि सेल के पास, हर इंडिविजुअल सेल के पास क्या है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम है। सेल के अंदर, सेल के अंदर जो है, सेल इंडिविजुअल सेल के अंदर भी ऑक्सीजन का लेवल कम है, तब मैं क्या बोलूंगा, हाइपॉक्सिया वर्ड बोलूंगा, ठीक है ना। दूसरा आता है हाइपॉक्सीमिया। एक वर्ड होता है हाइपॉक्सीमिया। हाइपॉक्सीमिया, इसमें जो मिया वर्ड है, जब कभी भी लास्ट में MIA मिया वर्ड आता है, वो हमें बताता है, हमेशा याद रखना है, ब्लड। वो हमें क्या बता रहा है, ब्लड के बारे में बता रहा है। मतलब उसका रिलेशन किससे है, ब्लड से। एक आप लॉजिक लगा सकते हैं, जब भी MIA मिया वर्ड आता है तो आपको याद रखना है वो किससे उसका रिलेशन है, ब्लड से। तो जब भी मैं बोलूंगा हाइपॉक्सीमिया, इसका मीनिंग होता है डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड में क्या होगा, जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, हाइपॉक्सीमिया बोलेंगे। जब कभी भी ब्लड में, मीन्स आरबीसी में क्या होगा, ब्लड की बात कर रहे हैं, मीन्स किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आरबीसी की बात कर रहे हैं। सभी को पता होना चाहिए हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला या ऑक्सीजन को लंग से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल है उसका नाम होता है आरबीसी। मीन्स हमारी बॉडी में जो आरबीसी हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सभी को पता है। मीन्स हमारी बॉडी में जो आरबीसी है एक टैक्सी लाइक वर्क करती है, जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बैठ जाते हैं और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाते हैं, और सेल में क्या करती है, आरबीसी क्या करती है, उन्हें सेल में छोड़ देती है, ठीक है ना। तो आरबीसी में, इस ब्लड में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, हाइपॉक्सीमिया बोलेंगे, ठीक है ना। हाइपॉक्सीमिया के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इस्चीमिया। स्कीमिया, स्कीमिया या इस्चीमिया जो आप बोलना चाहते हैं, इस्चीमिया जो होता है वो हम देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्चीमिया। जब भी हम इस्चीमिया के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखना, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी इस्चीमिया वर्ड बोल रहे हैं, मीन्स क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू सेल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है, यदि मैं इस्चीमिया वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है, हमारे बॉडी की सेल को या टिश्यू को जो ब्लड की सप्लाई है, हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट में टिश्यूज को क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई के लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, स्मॉल के ब्लड कैपिलरीज, जो कैपिलरीज हैं, आर्टीरियोल्स हैं, आर्टरी हैं, ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी के
एवरी सेल को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। यदि इन एवरी सेल्स को जो ब्लड सप्लाई करने वाली कैपिलरी आर्टरी और आर्टरीज में हमें क्या मिल जाए, ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाए किसी भी कारण से, या किसी भी कारण से उस टिश्यू की जो ब्लड सप्लाई वो कैसी हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना। तो जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि जब ब्लड कम जाएगा दैट मीन्स आरबीसी कम जाएंगी, आरबीसी कम जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम जाएगा, हीमोग्लोबिन कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा। तो उस टिश्यू में उस सेल के में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वहां मुझे क्या मिलेगा, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स मुझे क्या मिलेगा, हाइपोक्सिया मिलेगा। तो इस्कीमिया जब भी होगा तो उसमें मुझे हाइपोक्सिया मिलेगा, और उसमें हाइपोक्सिया मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है, ब्लड सप्लाई कैसी हो गई है, कम हो गई है सेल में। मतलब हाइपोक्सिया को प्रोड्यूस करने का एक कारण कौन है, इस्कीमिया है। और इस्कीमिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई कैसी हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तब हम उसे क्या बोलेंगे, इस्कीमिया बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक वर्ड आता है इनफ्रॉक्शन। इनफ्रॉक्शन एक वर्ड है, इससे आप क्या समझते हैं। इनफ्रॉक्शन जब वर्ड आ रहा है, जब भी ये वर्ड बोलेंगे, इनफ्रॉक्शन वर्ड बोलेंगे, इसका मतलब है कि ब्लड सप्लाई कैसी हो गई है, जीरो। ब्लड सप्लाई कैसी हो गई है, जीरो। मतलब सेल की जो ब्लड सप्लाई है यदि वो जीरो हो जाए, मतलब उसे ब्लड की सप्लाई बिल्कुल कंप्लीट रूप से कैसी हो जाए, बंद हो जाए, हम उसे क्या बोलेंगे, इंफ्रॉक्शन बोलेंगे। और जब कंप्लीटली ब्लड सप्लाई जीरो हो जाएगी या कि उसकी ब्लड सप्लाई एकदम बंद हो जाएगी, इसका मतलब है वहां पर नो आरबीसी, वहां पर कोई आरबीसी नहीं होगी। कोई आरबीसी नहीं तो कोई हीमोग्लोबिन नहीं, कोई हीमोग्लोबिन नहीं तो कोई ऑक्सीजन नहीं, मीन्स ऑक्सीजन भी कैसी होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कैसी होगी, मुझे मिलेगी जीरो मिलेगी, इसमें ऑक्सीजन भी, और ब्लड सप्लाई भी कैसी मिलेगी, मुझे जीरो मिलेगी। तो जब कभी भी मैं इंफ्रॉक्शन वर्ड यूज करूंगा तो इंफ्रॉक्शन वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि वहां पर ब्लड सप्लाई कैसी हो रही है, जीरो हो रही है। ब्लड सप्लाई जीरो, आरबीसी जीरो, हीमोग्लोबिन जीरो, ऑक्सीजन जीरो, मीन्स वहां में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इंफ्रॉक्शन और इस्कीमिया में ये डिफरेंस होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस यदि आप क्लिनिकली देखें तो ये मान लें कि जब भी हम इस्कीमिया हो रहा है तो लगभग 70% ब्लड सप्लाई कैसी होती है, बंद हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और लगभग 30% जो ब्लड सप्लाई उस टिश्यू को हो रही है। मतलब जब भी मैं इस्कीमिया वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मतलब है उस सेल में, यदि मैंने बोला कि इस एरिया में इस्कीमिया हो गया है, तो इसका मतलब है कि इस एरिया में लगभग लगभग अबाउट 30% जो ब्लड सप्लाई हो रही है, एंड 70% जो ब्लड सप्लाई वहां पर कैसी हो गई है, स्टॉप हो गई है। लेकिन थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई हो रही है, थोड़ा सा ऑक्सीजन आ रहा है, एंड हाइपोक्सिक कंडीशन वहां बनी हुई है। लेकिन यदि मैंने बोल दिया इस एरिया में इंफ्रॉक्शन हो गया है, और यदि इंफ्रॉक्शन वर्ड बोल रहा हूँ, इसका मतलब है यहाँ की ब्लड सप्लाई कैसी हो रही है, जीरो हो रही है। यहाँ पर आरबीसी कैसी आ रही है, जीरो हो गई है। हीमोग्लोबिन कैसा हो गया है, जीरो हो गया है। ऑक्सीजन कैसा हो गया है, जीरो हो गया है। मतलब इंफ्रॉक्शन और इस्कीमिया में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। इसको हम एग्जांपल से लेते हैं। कोई पेशेंट मेरे पास है और एक पेशेंट में इस्कीमिक कंडीशन में और एक पेशेंट इंफ्रॉक्शन कंडीशन में। तो आपको इन दोनों कंडीशन में, ये जो दो कंडीशन वाले जो पेशेंट हैं, इन दोनों कंडीशन में पहले किस पेशेंट को डील करना है, आपको पहले डील करना है इंफ्रॉक्शन वाले पेशेंट को, क्योंकि मुझे पता है कि इंफ्रॉक्शन की कंडीशन में क्या हो रही है, ब्लड सप्लाई जीरो हो रही है, जीरो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई जीरो हो जाएगी तो क्या करेगी, हमारी सेल को डेड कर देगी। लेकिन इस्कीमिक कंडीशन है तो अभी वहां पर क्या है, थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई हो रही है, और थोड़े ब्लड सप्लाई होने के कारण स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन जा रहा है, और अभी एकदम सेल वहां पर डेड नहीं हो रही है। इसलिए इन दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इमरजेंसी कंडीशन होती है वो होती है इंफ्रॉक्शन, एंड लेस जो इमरजेंसी है या लेस डेंजरस जो कंडीशन है, थोड़ी सी उससे कम,
वो भी क्या है, वो है इश्चेमिया। दोनों डेंजरस हैं, लेकिन दोनों में मोस्ट डेंजरस कौन है, इंफ्रैक्शन, और उससे लेस जो है वो है इश्चेमिया। मतलब पहले मुझे कौन से पेशेंट को डील करना चाहिए, इंफ्रैक्शन वाले को, और मुझे बाद में किसको डील करना चाहिए, उसके जस्ट बाद हमें कौन से डील करना चाहिए, इश्चेमिक कंडीशन वाले पेशेंट को। तो इससे में एक बहुत बड़ी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस समझते हैं इन दोनों में, जो है कि यदि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ और मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है और यदि वो इंफ्रैक्शन की कंडीशन में है, तो पहले मुझे उस पेशेंट को डील करना चाहिए, ना कि इश्चेमिक कंडीशन वाले को। पहले इंफ्रैक्शन वाले को डील कर लो और उसके तुरंत बाद आप इसको डील कर सकते हैं, इश्चेमिक कंडीशन वाले को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं, हाइपॉक्सिया, हाइपॉक्सीमिया, इश्चेमिया, इंफ्रैक्शन। एक चीज और देखते हैं हम लोग, मैंने क्या बोला, हाइपॉक्सिया जो है उसमें क्या है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया टिश्यू एंड सेल में, ये मैंने बोला। तो इस हाइपॉक्सिया को प्रोड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इश्चेमिया रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जब हाइपॉक्सिया हो रहा है तो इसमें ब्लड सप्लाई कम हो रही है, एक कंडीशन ही है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन और भी है, जब ब्लड सप्लाई नॉर्मल होगी तब भी बॉडी में हाइपॉक्सिया हो सकता है। जब ह्यूमन बॉडी में ब्लड सप्लाई एवरी टिश्यू को सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन तब भी उसकी बॉडी में हाइपॉक्सिया मिल सकता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नॉर्मल ब्लड सप्लाई होते हुए बॉडी में हाइपॉक्सिया होना, उसका बेस्ट एग्जांपल है एनीमिया। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एनीमिया। एनीमिया, इसका मीनिंग क्या होता है सभी को पता होना चाहिए। यदि हम एनीमिया वर्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब है बॉडी के अंदर आरबीसी का लेवल कैसा हो गया है, कम हो गया है। हीमोग्लोबिन का लेवल कैसा हो गया है, कम हो गया है। एनपीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है वो भी हम देखते हैं, वो भी कैसा हो गया, कम हो गया। लेकिन जब भी हम जनरली बात करें एनीमिया हो गया है मीन्स आरबीसी कम हो गया है। आरबीसी कम हो गया है मीन्स उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो मीन्स ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो जब भी बॉडी में हीमोग्लोबिन का सॉरी आरबीसी का लेवल कम हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो आरबीसी का लेवल कम हो गया, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाली जो टैक्सी थी उनके नंबर कैसे हो गए, कम हो गए। और जैसे ही जो ऑक्सीजन कैरी करने वाली जो टैक्सी है मीन्स जो आरबीसी हैं उनके नंबर कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उन ऑक्सीजन को जो सप्लाई करने वाले टैक्सी उनके नंबर कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन सप्लाई भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यूज को कम हो जाएगी हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपॉक्सिया बोलते हैं। तो एनीमिया मतलब जब ब्लड सप्लाई में ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्लड सप्लाई नॉर्मल होगी तब भी हाइपॉक्सिया हो सकता है, और ब्लड सप्लाई कम होगी तब भी हाइपॉक्सिया हमें मिल सकता है। ठीक है ना। तो ये आपको डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैंने हाइपॉक्सिया बोला, दैट मीन्स क्या है, टिश्यू में सेल के अंदर टिश्यू में सेल, ये सेल है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है ना। यदि मैंने हाइपॉक्सीमिया बोला, इसका मतलब है जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इस ब्लड सर्कुलेशन का जो आरबीसी है इनमें जो है ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाना, कम हो जाना। ठीक है ना। जब मैं इश्चेमिया बोलूंगा, इसका क्या मतलब होता है, ब्लड सप्लाई, जो ब्लड है उसकी सप्लाई जो है वो सेल और टिश्यू को कम हो जाना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। और इंफेक्शन में क्या हो रहा है, इसमें ब्लड सप्लाई एकदम जीरो हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई जीरो हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंफेक्शन। और जब भी इंफेक्शन होता है तो वहां पर हमें क्या मिलता है, सेल डेथ। क्या मिलता है मुझे वहां पर, सेल डेथ। और सेल डेथ को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस दैट मीन्स क्या है, सेल डेथ, सेल डेथ, नेक्रोसिस। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमें आना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं, पहला जो है फर्स्ट हाइपॉक्सिया, जो सेल इंजरी का एक्वायर्ड, फर्स्ट एक्वायर्ड जो कॉज है उसे हम देखते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट एक्वायर्ड जो कॉज है हाइपॉक्सिया, जो सेल इंजरी का, उसे देखते हैं। सभी को पता है हाइपॉक्सिया जो है इसका मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन सेल एंड टिश्यू। टिश्यू और सेल में ऑक्सीजन का लेवल कम होना, ये मुझे पता है।
ठीक है ना। तो हाइपॉक्सिया के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज देखने हैं। पहला कॉज जो होता है हाइपॉक्सिया प्रोड्यूस करने के लिए वो होता है इश्कीमिया, जो हमने अभी देखा। फिर से देखते हैं, इश्कीमिया का मीनिंग क्या है? जब ब्लड सप्लाई टिश्यू और सेल को कम हो जाए, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, आरबीसी कम जाएंगे, हीमोग्लोबिन कम जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगा, इसको सेल को टिश्यू को क्या हो जाएगा, वहां पर हाइपॉक्सिया हो जाएगा। तो इश्कीमिया क्या कॉज करता है? हाइपॉक्सिया कॉज करता है। सेकंड देखते हैं हम लोग, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? सभी को पता है आरबीसी का लेवल कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करने वाली जो टैक्सी हैं बॉडी में कैसी हो गई हैं, कम हो गई हैं, जिससे ऑक्सीजन कैरी करने के जो नंबर है वो भी कम हो गया। जब वो ऑक्सीजन को कैरी करने वाली टैक्सी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी कैरी नहीं हो पाएगी। जब ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी तो सेल को हमें, जो हमारी सेल है उन्हें क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी, और वो भी क्या कॉज कर देगा, हाइपॉक्सिया कॉज कर देगा। ठीक है ना। तो हाइपॉक्सिया कॉज करने का पहला इंपॉर्टेंट कॉज है इश्कीमिया, दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है एनीमिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइपॉक्सिया के लिए। कैसे? ऐसा कोई एटमॉस्फेयर है जिसमें अचानक से कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कैसा हो जाए, बढ़ जाए। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो ह्यूमन क्या करेगा, उसे इनहेल करेगा। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में जाता है, वो क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है, जहां पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से बाइंड बाइंड होता है, वो वहां पर क्या होगा, जैसे CO2 का, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के स्थान पे जाकर क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। जहां ऑक्सीजन बाइंड होने वाली थी वहां पर अब कौन बाइंड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाएगी। अब जहां पर ऑक्सीजन को बाइंड होना था वहां पर कौन बाइंड हो चुका है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो गया है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो आरबीसी है या हीमोग्लोबिन है, ये हमारी बॉडी में सर्कुलेट होगा। अब जहां पर सेल को ऑक्सीजन जाना था, उसके बदले में कौन जा रहा है वहां तक, कार्बन मोनोऑक्साइड जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण से सेल को टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन और सेल को जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, वो क्या हो गया, हाइपॉक्सिया हो गया। फिर से एक बार बताता हूँ आपको मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, यदि इसका लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा तो ये हमारी बॉडी में जाएगा, और जहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा था वो उसे रिप्लेस करके वहां पर कौन जुड़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ नहीं पाएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ नहीं पाएगा तो वो सेल तक पहुंच नहीं पाएगा, सेल तक पहुंच नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपॉक्सिया हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कार्डियो रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी। कार्डियो रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी, इसका मतलब ये है कि जब ह्यूमन बॉडी का हार्ट, जब ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है। ठीक है ना। कैसे हम देखते हैं, कैसे हम समझते हैं, ये आपका हार्ट है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका हार्ट है, ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दिख रहा है आपको। ठीक है ना। सभी को पता है कि हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। इस हार्ट को के जो राइट एट्रियम में हमारी बॉडी में दो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पाइप हैं, इसका नाम होता है, एक होता है सुपीरियर वेना कावा और एक होता है इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन है। और जो सुपीरियर वेना कावा है, जनरल व्यू में आप देखें तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है,
उसे लेके कहाँ पर छोड़ता है, वो राइट एट्रियम में छोड़ता है। एंड जो इन्फीरियर वेना कावा है, ये हमारी बॉडी के लोअर पार्ट से क्या लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है और हमारी बॉडी के हार्ट के राइट एट्रियम में छोड़ता है। ठीक है ना। इन दोनों को हम बोल सकते हैं वेनस रिटर्न। जैसे हम क्या बोलेंगे, वेनस रिटर्न, हमारा जो वेन है वो ब्लड को रिटर्न कर रहा है कहाँ पर, हार्ट को, क्योंकि हार्ट हमारा ब्लड पंप करता है, फिर उसको रिटर्न लेके कहाँ पर आ रहा है, हार्ट में, राइट एट्रियम में। इसे हम क्या बोलेंगे, वेनस रिटर्न। ठीक है ना। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके आता है, राइट एट्रियम में लेके आता है। और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पहुंचता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। और राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड यहाँ से पंप होकर, एक पंप होकर स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्यूब या वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, ये लंग्स में पहुंचता है। और लंग्स में पहुंचने के बाद, वो लंग्स में पहुंचता है और लंग्स में पहुंचने के बाद यहाँ पर इसका क्या होता है, ऑक्सीजनेशन। मींस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो काय में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजनेशन में कन्वर्ट होता है। मींस उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो CO2 थी वो लंग्स से बाहर निकल जाती है और वहां पर जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, यहाँ के ब्लड में, यहाँ की जो आरबीसी, यहाँ से जो आरबीसी पास होने वाली है, उस आरबीसी में जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, बैठने की टैक्सी है तो उसमें बैठने लगते हैं। और यहाँ जो ब्लड है वो कैसा होने लगता है, ऑक्सीजनेशन होने लगता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड काय में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आगे मूव होता है कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पहुंचता है, आर्च ऑफ एरोटा से पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट इज द नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल मैकेनिज्म सभी की बॉडी में होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है, जो जो आरबीसी ऑक्सीजन को लेके सेल के पास पहुंचाते हैं। लेकिन किसी कारण से मान लें राइट एट्रियम जो है, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से जो वेनस रिटर्न है किसी कारण से कम हो जाता है, कम हो जाता है। जब राइट एट्रियम में ब्लड कम आएगा तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड कम पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली लंग्स के पास जो ब्लड पहुंचेगा जो ऑक्सीजनेशन के लिए वो भी कैसा होगा, कम पहुंचेगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पर जब ब्लड कम आएगा तो आरबीसी कम आएंगे, आरबीसी कम आएंगी तो टैक्सी कम आएंगी, टैक्सी कम आएंगी तो ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन है जो उस टैक्सी में बैठने वाली है वो कम बैठेगी, तो कम टैक्सी तो कम ऑक्सीजन बैठेगी, कम सवारी बैठेगी। तो जो है कम आरबीसी वाला जो ब्लड है वो आगे की ओर मूव होगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो कम आरबीसी वाला जो ब्लड था वो बॉडी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कम आरबीसी होंगी तो कम ऑक्सीजन होगी, कम ऑक्सीजन होगी तो हर सेल के पास ऑक्सीजन कैसा होगा, कम पहुंचेगा। और बॉडी में क्या हो जाएगा, हर सेल में क्या मिलेगा, मुझे हाइपोक्सिया मिलेगा। तो पहला ये रीजन हो गया, ये मिल सकता है। यदि मान लेते हैं वेनस रिटर्न सब कुछ नॉर्मल है, राइट एट्रियम में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट में ब्लड आया है, लेकिन राइट एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, जो ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पंप करता है ब्लड को, यदि किसी कारण से यहाँ की मसल्स वीक हो जाएं तो ये ब्लड को यहाँ पंप नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। जब प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर ब्लड का लेवल कम हो जाएगा और यहाँ से भी ब्लड फिर कम पहुंचेगा, फिर बिल्कुल सेम कम आरबीसी वाला ब्लड, कम आरबीसी वाला ब्लड पंप होगा और बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। मान लेते हैं राइट एट्रियम भी सही है, वेनस रिटर्न भी सही है, लेकिन राइट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम आ गई तब हमें फिर वही कंडीशन मिलेगी। मान लेते हैं वेनस रिटर्न नॉर्मल, राइट एट्रियम नॉर्मल, राइट वेंट्रिकल नॉर्मल, लेकिन किसी कारण से ये जो पाइप है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, ये जो है, ये जो ब्लड की सप्लाई है यहाँ से किसी कारण से लंग्स तक कम हो जाए, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो फिर वही कंडीशन, कम आरबीसी वाला ब्लड पहुंचेगा, कम आरबीसी, फिर आरबीसी के नंबर कम, ऑक्सीजन का नंबर कम, बॉडी में जो जो ऑक्सीजन जा रही है, मतलब जो आरबीसी जा रही हैं
वो कम आरबीसी जा रही है तो कम ऑक्सीजन जाएगा और फिर मुझे क्या मिलेगा, हाइपोक्सिया मिलेगा। चलो सब कुछ नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, मतलब वेनस आर्टरी नॉर्मल, राइट एट्रियम नॉर्मल, राइट वेंट्रिकल नॉर्मल, ये वाली जो ब्लड वेसल्स है ये नॉर्मल। लेकिन लंग्स में कोई डिजीज आ गई, लंग्स में डिजीज आ गई मींस लंग्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई जिससे गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया। जब गैस एक्सचेंज का डिस्टर्बेंस होगा तो मान लीजिए यहाँ सब कुछ नॉर्मल आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी है, नॉर्मल आरबीसी खड़ी है, टैक्सी खड़ी है ताकि ऑक्सीजन आए। लेकिन जो टैक्सी में जो ऑक्सीजन आने वाले हैं, मतलब जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आने वाले हैं वो ही कम आ जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नॉर्मल आरबीसी है, आरबीसी नॉर्मल है, लेकिन जो आरबीसी में जो ऑक्सीजन को फिल करने वाला जो स्पेस था वो कम फिल हुआ। क्यों कम फिल हुआ, क्योंकि हमारे लंग्स में क्या है, डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है जिससे गैस एक्सचेंज कैसा हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। आरबीसी नॉर्मल, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो रही है, उस टैक्सी में नहीं बैठ पा रही है। तो नॉर्मल आरबीसी वाला ब्लड आगे आएगा, लेकिन उन नॉर्मल आरबीसी में जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है वो कम है। अब वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम है तो ये वाला ब्लड आगे जाएगा, मूव होगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाएगा। डिफरेंट पार्ट में नॉर्मल आरबीसी वाला, नॉर्मल अमाउंट वाला आरबीसी वाला ब्लड तो जा रहा है, लेकिन हर आरबीसी के पास जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होने चाहिए थे वो नहीं है। अब वो नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑक्सीजन की जो सप्लाई टिश्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी और मुझे क्या मिलेगा, हाइपोक्सिया मिलेगा। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, वेनस आर्टरी नॉर्मल, राइट एट्रियम नॉर्मल, राइट वेंट्रिकल नॉर्मल, ये ब्लड वेसल नॉर्मल, लंग्स नॉर्मल, लेकिन लेफ्ट एट्रियम में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। सब कुछ नॉर्मल है लेकिन लेफ्ट एट्रियम में प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड वाली जो आरबीसी है या जो ऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड है वो प्रॉपरली यहाँ पर पंप नहीं हो पाएगा। प्रॉपरली पंप नहीं हो पाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड था वो यहाँ कम आएगा। कम आएगा मीन्स यहाँ पर भी क्या होगा, कार्डियक आउटपुट जो होगा वो भी कम होगा, मतलब कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड कम आया, ब्लड कम आया तो यहाँ पर भी कम पंप आउट होगा, पंप आउट कम होगा। ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड ऑटोमेटिकली आरबीसी तो है उनके पास, आरबीसी यहाँ तक सबको नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर ब्लड कम आया तो आरबीसी कम, आरबीसी कम तो यहाँ पर भी आरबीसी कम, आरबीसी कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम तो सेल को ऑक्सीजन कम मिलेगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। सब कुछ नॉर्मल है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और वो प्रॉपरली कार्डियक आउटपुट या ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, फिर आरबीसी कम, कार्डियक आउटपुट कम, आरबीसी कम, हीमोग्लोबिन कम, ऑक्सीजन कम, सेल और टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई कम, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी मतलब जब कार्डियक, हार्ट और जो हमारा लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, हाइपोक्सिया के लिए, मींस सेल के टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, सेल एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई कैसी जाती है, कम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। आगे हम बात करते हैं, एक और कॉज है इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड टू टिश्यू एंड सेल। यदि सेल को इंक्रीज ऑक्सीजन, इंक्रीज डिमांड, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो टिश्यू को, सेल को अचानक से बढ़ जाए, किसी कारण से मेरी बॉडी के इंडिविजुअल पार्ट को या बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को, सेल को अचानक से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाए, अचानक से डिमांड बढ़ जाए। मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, सब कोई कोई जो मैं आपको बताने वाला हूँ किसी बुक में नहीं लिखा है, आप उसको एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। ठीक है ना, कि मान लो मेरी बॉडी को 500 ml ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अचानक से मेरी बॉडी की डिमांड हो जाए 800 ml, तो 500 से 800 ml मेरी बॉडी की डिमांड हो गई। तो जो 500 से 800 ml मेरी बॉडी की डिमांड हो गई, एक टाइम में जो 500 ml थी वो मेरी बॉडी की नॉर्मल था, लेकिन अभी क्या हो गई, मेरी 800 हो गई है। जो 300 का जो चेंज आया है, तो 300 की डिमांड ज्यादा हो गई है, उसे फुलफिल करने में मेरी बॉडी अभी टाइम लेगी, या उसे फुलफिल करने में बॉडी को एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो जब तक कि वो 800 फुलफिल नहीं कर पाती है और उसके बीच में जो गैप बना होता है, ठीक है ना, तो उस दौरान जो कंडीशन बॉडी में होगी वो कौन सी होगी, हाइपोक्सिया होगी। फिर से बोल रहा हूँ कि अचानक से मेरी बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, मान लीजिए 500 ml में डिमांड थी, अचानक से 800 हो गई, ठीक है ना,
लेकिन मेरी बॉडी की कैपेसिटी कितनी है, 500 की बराबर ही है, लेकिन डिमांड कितनी हो रही है, 800 की हो रही है। तो इस दौरान भी क्या होगा, जो मेरी बॉडी में जो 300 का जो एक्स्ट्रा डिमांड हो गई है वो उसे फुलफिल नहीं कर पा रही है। उस कंडीशन में मेरी बॉडी में क्या हो जाएगा, हर सेल के पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसे मैं क्या बोलूंगा, हाइपोक्सिया बोलूंगा। तो यदि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तब भी हाइपोक्सिया होता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी होती है तब भी मुझे क्या मिलता है, बॉडी में हाइपोक्सिया मिलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाए तब भी मुझे क्या मिल सकता है, हाइपोक्सिया मिल सकता है। एनीमिया होगा तब भी मुझे हाइपोक्सिया मिलेगा, एंड इस्चीमिया होगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, हाइपोक्सिया मिलेगा। तो मेरी बॉडी में हाइपोक्सिया कॉज करने के ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है या कारण है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग कि अभी हमने देखा कि भाई हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपोक्सिया के मैंने कारण आपको बता दिए, लेकिन ये हाइपोक्सिया करता क्या है। मैं हाइपोक्सिया हो रहा है बता रहा हूँ मैं आपको, फिर एग्जैक्टली जो हाइपोक्सिया है वो सेल पे क्या करता है। ठीक है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में सभी को पता है, नॉर्मली हर सेल को ब्लड सप्लाई होती है और सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचती है। सेल के पास कौन पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है। और जो ऑक्सीजन जो सेल के पास पहुंचती है उस ऑक्सीजन को कैच करता है या उस ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हर सेल के पास खुद का क्या होता है, पावर हाउस होता है, जो मैंने पहले आपको सेल का बता चुका हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेल आपको आनी चाहिए। ठीक है ना। तो ब्लड सप्लाई नॉर्मल हुई, ऑक्सीजन कहाँ पहुंची, सेल के पास। एवरी सेल के पास कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, ऑक्सीजन को लिया और क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस करके वहां पर क्या बना लिया, एटीपी बना लिया, और एटीपी ब्रेक डाउन होकर उन्होंने क्या बना लिया, एनर्जी बना लिया। और ये जो एनर्जी है, हर इंडिविजुअल सेल में खुद की एनर्जी फॉर्म होती है, किसके थ्रू, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी प्रोड्यूस कराने के लिए, उस माइटोकॉन्ड्रिया को स्टिमुलेट करने के लिए कौन चाहिए, ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। और ये ऑक्सीजन जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचेगा, क्रेब्स साइकिल, एटीपी, एनर्जी बनेगी, और ये एनर्जी क्या करेगी, उस इंडिविजुअल सेल को फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। जो भी सेल के जो फंक्शन होते हैं, जो मैंने आपको बताया है, पहले मेरे जो सेल के लेक्चर्स हैं वो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हर इम्पॉर्टेंट जो सेल का फंक्शन है, इंडिविजुअल जो है, प्रोटीन का, लिपिड का, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटाइटिस का, सबका मैंने आपको बताया है। उस सब फंक्शन को करने के लिए एनर्जी बनती है, और हमारी जो सेल है नॉर्मल कंडीशन में लगातार क्या करती रहती है, एनर्जी का उपयोग करके नॉर्मल फंक्शन करती रहती है। लेकिन एनर्जी यूज होती है तो क्या होता है, सेल एक्टिविटी करती है, सेल अपना फंक्शन करती है, एंड मेटाबॉलिक फंक्शन भी करती है। हम क्या बोलेंगे, सेल का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो होता रहता है। तो नॉर्मल ऑक्सीजन होगी, नॉर्मल एनर्जी बनेगी, तो सेल अपना क्या करेगा, नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन करता है। लेकिन हाइपोक्सिया हो जाता है, क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया हो जाता है दैट मीन्स क्या है, सेल के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो सेल को जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। जब माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कम एटीपी बनाएगा, एटीपी कम बनाएगा तो एनर्जी कम बनेगी, एनर्जी कम बनेगी तो सेल का जो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है वो कैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जो सेल का मेटाबॉलिक फंक्शन जब डिस्टर्ब हो जाएगा, जो सेल का जो नॉर्मल फंक्शन वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेल के फंक्शन में डिस्टर्बेंस मिलेगा। ठीक है ना। और ये जो जो सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है, ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है, सेल इंजरी के रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किस चीज के लिए होता है, सेल इंजरी के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी हाइपोक्सिया होता है, जो हम बहुत देर से बोल रहे हैं कि हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया, जब भी हाइपोक्सिया होता है मीन सेल की जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं एग्जैक्टली हम बोलेंगे। तो जो सेल का फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन वो कैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मेटाबॉलिक फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो कहीं ना कहीं सेल की सेल इंजरी के लिए क्या होंगे, या सेल के एबनॉर्मल फंक्शन के लिए, सेल के डैमेज के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हाइपोक्सिया क्या करता है,
इस प्रकार से सेल इंजरी कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे हम देखेंगे और पैथोजेनेसिस, ठीक है ना। तो ये हाइपॉक्सिया ऐसा करता है। तो हाइपॉक नॉर्मल ऑक्सीजन, नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ सेल, हाइपॉक्सिया, ठीक है ना। तो इम्बैलेंस हो जाएगा किसमें, मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है ना। तो ये पहला जो कॉज था हाइपॉक्सिया, ये क्या कर रहा है, सेल के फंक्शन को इम्बैलेंस कर रहा है। कैसे कर रहा है वो मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे जो मेरा कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।